1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, आज की इस अहम पेशकश में हम बात करेंगे आर्म्स एक्ट 1959 की। जी हां, असले से मुताल्लिक़ एक ऐसा कानून जिसमें गैर कानूनी असले के इस्तेमाल से होने वाले जराइम को मुअस्सर तरीके से रोकने की कोशिश की गई है। क्या है ये कानून, इसकी अहमियत और इफादियत को समझेंगे, इसमें की गई तरामीम को भी जानेंगे, और उस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं साबिक ACP राजेंद्र सिंह साहब, और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मारूफ वकील वीरेंद्र प्रताप सिंह साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेरा पहला सवाल ACP साहब से है। आपका एक खासा तजुर्बा दिल्ली पुलिस में रहा, और जब हम आर्म्स एक्ट की बात करते हैं या असले से मुताल्लिक़ कानून की बात करते हैं तो एक सवाल सबके जहन में आता है कि बहुत सारी जगहों पर देखा गया हमारे देश में शादी ब्याह में असलहे का इस्तेमाल। ये कानून उस असले के इस्तेमाल को किस तरह से रोकता है, और अगर कोई ऐसा इस्तेमाल करता है तो क्या सज़ा का प्रावधान है, क्या इल्तिज़ाम है? हाँ, जैसे शादी ब्याह है या जो है रिलीजियस फंक्शंस हैं, जहाँ भी पब्लिक प्लेस है, जहाँ पब्लिक है मौजूद है वहाँ पर, जिसमें कि अगर आप रैशली और नेग्लिजेंटली जो वेपन आपको दिया है उसका यूज़ अगर आप करते हो और उससे किसी की जान को ख़तरा हो सकता है, चाहे आपके पास लाइसेंस ही क्यों ना हो, लाइसेंसी वेपन है आपके पास, लेकिन आप उसका यूज़ करते हो, और उससे ज़रूरी नहीं कि आप सारी प्रिकॉशंस लें। हो सकता है कि आपका वेपन्स का डायरेक्शन चेंज हो जाए और किसी की वहाँ पर गोली लग सकती है और मौत भी हो सकती है। तो इसलिए लॉ ने जो है अभी जो बाद में अभी जो जितने भी ये शादी ब्याह में है उसके लिए प्रोविज़न किया है, उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 25 के अंदर ही इसको अलग से डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 9 जो है उसमें 25 की 9 है, उसमें इसका ये बताया गया है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे, आप शादी ब्याह में गोलियां चलाओगे और उससे किसी की जान को ख़तरा हो सकता है, तो आपके अगेंस्ट जो है वो सज़ा का प्रावधान है। तो एक तो ये बात है कि इसमें जैसे हम पहले लाइसेंस मिल रहा है तो हम चला देते थे, उसका पूरा एक प्रोसीजर है कि भाई आपका वेपन का कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे उसका रख रखाव करोगे। लेकिन अगर आप उसको रैशली और नेग्लिजेंटली लगाते हो, ये कई बार क्या होता है, रोड रेज में आप वेपन दिखा देते हो जबकि आपके पास वेपन है, लेकिन रोड रेज में लड़ाई झगड़ा होता है फिर आप वेपन निकाल लेते हो, या आपके पास वेपन में गोली भी नहीं है और फिर भी आप जो दो उसको वो कर देते हो, लहरा रहे हो या उसको ट्रिगर दबा रहे हो, तो ये अब ऑफेंस की कैटेगरी में है सभी, तो आपको इसमें सज़ा मिलेगी। तो ये एक नया इसमें प्रोविज़न्स आया है कि आप जो शादी ब्याह में जो इसका यूज़ करते हो वो ऐसा नहीं है कि आप जो है आपको परमिशन है कि आप गोलियां चलाओ और वो किसी की गोली जो है गलती से अगर किसी को, क्योंकि कई इंसिडेंट इसमें हुए हैं हमारे पीछे, और अल्टीमेटली हमें उनको देखते हुए ये इसमें आर्म्स एक्ट में अच्छा एक प्रोविज़न्स का एडिशन हुआ है इसमें। वीरेंद्र साहब, हर कानून के ताल्लुक से जब बात की जाती है तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक उसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, और अदालत के फैसले। ऐसे कौन से लैंडमार्क डिसीजंस हैं इस कानून के अंदर और अमेंडमेंट्स हैं जो हमारे व्यूवर्स के लिए और हम सब के लिए जानने बहुत ज़रूरी है? पहले तो क्लेरिफाई कर दूं, ACP साहब ने बोला सेरेमोनियल फायरिंग कहते हैं हम लोग, कि जश्न में हवा में गोलियां चलाना। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जिसमें मासूम लोगों की जान चली गई, लेकिन चलाने वाले को उसकी मंशा वैसे नहीं रही होगी। तो वो सर ने कहा कि डायरेक्शन बदल जाती है तो जरा सी देर में हादसा हो सकता है, और हुए हैं। मंशा से 307 या 302 बनेगा और बिना मंशा के सेक्शन बदल जाएगा, तो लेकिन इम्प्लीकेशंस वही रहेंगी, जान जाएगी किसी मासूम की।
तो अब सवाल यहाँ पे है कि लाइसेंस जब मिलता है, मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ, लाइसेंस मिलता है एक जिम्मेदारी के एहसास के साथ। आपको उस एक जिम्मेदार शहरी के नाते उस लाइसेंस देने के बाद उसका उपयोग भी करना आना चाहिए, ना कि उस लाइसेंस के प्रिविलेज, अगर आपको सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई प्रिविलेज एक्सटेंड की है तो आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे। ये तो एक एस्पेक्ट है जो आपने बोला। दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा जिसके बारे में, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, एक सवाल यहाँ मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। आपने कहा कि किसी की डेथ हो जाती है, अगरचे ठीक है उसकी मंशा नहीं है और उसके फायर से किसी की डेथ हो गई, क्या सज़ा है? मौत की सज़ा तो मौत ही मिलेगी, लेकिन उसके पीछे इंटेंशंस देखी जाएंगी कि वाकई इट वाज रियली इंटेंडेड और नॉट। कल्पेबल होमोसाइड जिसे कहते हैं, और कल्पेबल होमोसाइड और उसकी एक जेनस है उसकी, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि किसी की मौत होगी लेकिन मौत का इरादा नहीं था, गैर इरादतन जिसे कहते हैं। और आमतौर पर ऐसे केसेस में ज़्यादातर यही लोग कहते हैं कि मंशा नहीं थी और उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब उसमें उस शख्स को क्या सज़ा मिलेगी जिसने वो फायर किया है? जिस आदमी ने, देखिए दो पैरामीटर्स हैं जिनको सेपरेट करके देखना पड़ेगा। क्रिमिनल आईपीसी के अंतर्गत भारतीय दंड जिसे कहते हैं, फौजदारी मुकदमे के अगर मुकदमा आता है उसमें, तो वो देखा जाएगा कि वाकई जब वो हादसा घटा ही है उसके पीछे उसका इरादा क्या था, इरादतन था या गैर इरादतन था। तो वो अब उस पर कोई एक कोई स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि आप किसी को उठा के कहीं डाल दें उसको। वो उस वक्त हालात और जो फैक्ट्स होंगे उसके आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा पुलिस के पास। फिर उस पर निर्णय वो उचित था या नहीं था, पुलिस ने निर्णय ठीक लिया था कि नहीं था, इस पर कोर्ट विचार करेगी। और उसमें आपको एक डिफेंस काउंसिल के नाते आपको फौजदारी में वकील साहब जो होंगे वो जो भी आपको सहयोग देंगे वो आपको मिलेंगे। दूसरा इशू इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जिम्मेदारी के एहसास के साथ आपको एक प्रिविलेज एक्सटेंड की गई कि आपको देखिए किसी के दिल में झांक के तो कोई देख नहीं सकता है, लेकिन ये तो वीरेंद्र जी आपने उसको बचाने वाला पहलू भी उसका बरकरार रखा, और एक वकील की जिम्मेदारी होती है वो दोनों पहलू से बात करता है, तो आपने उसको बचाने वाला पहलू भी बरकरार रखा कि उसकी इंटेंशन देखी जाएगी। बैलेंस, एक बात है, बैलेंस में होनी चाहिए। आप किसी आदमी को कंडेम नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया है, अगर वो बेकसूर है तो उसको सजा भी नहीं होनी चाहिए, ये भी कानून की एक जिम्मेदारी। सर कानून सिर्फ इतना देखता है कि ऑफेंस हुआ है जी, कानून इस पे उसकी मंशा उसके पीछे क्या रही थी इस पर भी विचार करता सर। उसके आधार पर क्वांटम जो होती है सजा का, जो क्वांटम जो सजा किसी को मुजरिम जब कोई ऑफेंस हो गया तो मुजरिम हो गया, लेकिन उसको सजा कितनी दी जानी चाहिए कानून की प्रक्रिया के अनुसार, रूल ऑफ लॉ, वो उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसको डिस्टिंग्विश करने के जो फैक्टर्स होते हैं उन पर विचार होता है सर। बिल्कुल, मैं इस सवाल के साथ साथ अमेंडमेंट्स के ऊपर भी आपके पास में आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ। एसीपी सर, जब हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट की, लाइसेंस दे दिए जाते हैं, लोगों के पास लाइसेंसिंग के हथियार होते हैं, लेकिन पुलिस किस तरह से उन लोगों पर निगरानी रखती है? एक बड़ा मसला होता है कि एक इंसान ने एक लाइसेंस ले लिया है और क्या वो उसका कहीं मिसयूज़ नहीं कर रहा, उसको आप किस तरीके से आप उस पर नज़र रखते हैं, निगरानी रखते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। पहली तो बात वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि इनका प्रोफेशन है और वो कोर्ट में ऊपर वो लेटर स्टेज है। हमारे लिए क्या है, कंप्लेनेंट आता है, एक इंटेंशंस जो बताता है वो कि मेरे को जो है इस आदमी ने गोली से मार दिया, अगर वो जिंदा है तो उसकी स्टेटमेंट होगी, या फिर उसके बिहाफ पे कोई दूसरा स्टेटमेंट देता कोई है, मुद्दा ही होगा जो उसका मुद्दा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो इस टाइप के केसेस आते हैं वो इनिशियल स्टेज पे जो कंप्लेंट के कंटेंट्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम उसमें अगर इंटेंशन है, नॉलेज है और वो वेपन है, तो हम इनिशियली 302 का ही केस रजिस्टर करते हैं जब वेपन फायर आर्म्स यूज़ हो रहा है। उसके बाद सही कह रहे हैं कि भाई कल्पेबल होमिसाइड है, 302 है, या जाके 304A में आएगा या किस में आएगा, वो फिर जो सेपरेटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें पता लगेगा, तो या तो चार्जशीट में डिसाइड करेंगे या बाद में। लेकिन आम लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसको जब करोगे तो हो सकता है इसके पैनल प्रोविज़न जो है बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस उनके हैं।
दूसरी बात की आपने की मॉनिटरिंग, हमारे यहाँ अभी जो खासकर क्या है कि हमारा जो डीपी एक्ट है 146, उसमें दिल्ली के अंदर का कमिश्नरेट सिस्टम में जितनी पावर्स डीएम की जो हैं, जो लॉ के अंदर इस एक्ट के अंदर है, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस यूज़ करते हैं और वो फिर डेलीगेट होती होती नीचे जो है एडिशनल सीपी लाइसेंसिंग जो है इस टाइम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है लाइसेंसिंग के, उनके पास वो सारी की सारी परमिशंस हैं और वही सारे ये आर्म्स से रिलेटेड जितने भी लाइसेंसेज हैं वो देते हैं जो उनकी हद के अंदर हैं, अदरवाइज फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो जाते हैं। तो उसका क्या है कि हमारे पास सब कुछ अब ई पोर्टल है हमारे पास कि आप अपनी कंप्लेंट दे रहे हो, आपका कंप्लेंट से भर रहे हो, सभी पुलिस स्टेशंस में जो भी रेजिडेंट हैं आपके एरिया के जी, और जिनके पास भी लाइसेंस है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हैं, जो उनके पास डाटा है, उसको भेजते हैं पुलिस स्टेशन के उसमें एरिया में, पुलिस स्टेशन कंसर्न एसएचओ को, तो वहाँ रिकॉर्ड होता है और हमारी लाइसेंसिंग ब्रांच में होता है। और जैसे अब 5 साल का प्रोविजन, भाई 5 साल के आपको लाइसेंस दिया गया तो अगले 5 साल तक वो रखा जाएगा। 5 साल के बाद जब रिन्यू हो गया तो उसको लाइसेंस को भी चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे और उसका वेपन भी मंगा के देखा जाएगा कि इसके पास है या नहीं है। इन द मीन टाइम अगर कोई डेथ हो जाती है, कुछ और हो जाता है किसी का, तो उसके लीगल ईयर वो डिपॉजिट कराएंगे, आगे परमिशन लेंगे, आगे लाइसेंस अपना बनवाएंगे, फिर वो सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम है जिसकी मॉनिटरिंग का कि हर वेपन्स के ऊपर हमारी जो लाइसेंसिंग ब्रांच है उसमें, और अब तो सेंसस होगी, अब तो सारा डाटा जो है जितना भी आर्म्स देते हैं उसके ऊपर उस आदमी के पास क्या क्या वेपन्स हैं, वो सभी की पूरी तरह से एक सेंसस का जो है हमारे पास डाटा अब स्टार्ट हो गया है। तो वो अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारी खासकर दिल्ली के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ये सभी के लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही डायरेक्शन है, लॉ की डायरेक्शन से। लाइसेंस रिन्यू की भी बात की, अगर किसी इंसान का 31 दिसंबर को लाइसेंस खत्म हो गया और उसने उसको रिन्यू नहीं करवाया, तो कितना टाइम पीरियड होता है उसके पास उस हथियार को रखने के लिए, या फिर उसे जब्त किया जाएगा अगर रिन्यू नहीं होता है? नहीं, अगर उस रिन्यू नहीं कराता, 5 साल का टाइम है, तो जैसे ही है 5 साल के जो जैसे ही टाइम ख़त्म होता है तो उसको जाके जो भी उसके पास कम से कम टाइम है कि भाई आज मेरा डेट है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आजकल हमारे पास शॉर्ट मैसेज सर्विसेज होती है, हम मैसेज भेजते हैं, लाइसेंसिंग ब्रांचेज मैसेज आता है कि आपका रिन्यूअल की डेट है, आप आइए और इसमें कराएं। कंसर्न पुलिस स्टेशन से भी बताया जाता है और इवन आप लेटर भी भेजने लग गए हैं कि आपका लाइसेंस जो है वो इस डेट को रिन्यूअल हो रहा है, आप अपने लाइसेंस को लेके आइए। यहाँ इसमें जो सुविधा केंद्र हमारा बना हुआ है वहाँ फिजिकली जाते हैं, विद इन टाइम करवाना है। हाँ, विद इन टाइम, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर आपको सीज कराने का प्रोविजन है, आप अनलाइसेंस्ड हो गए, उसके बाद आप जाके अपनी थाने में उसको जमा करा दीजिए। और जो भी अगर इनकेस कई बार मर भी जाते हैं आदमी, कई बार रखा रहता है वेपन, पता ही नहीं रहता आदमी को, हो सकता 5 साल के बाद पता लगे कि मेरा जो लाइसेंस होल्डर था वो छोड़ के चला गया था और अब मैंने पता किया तो पता लगा मेरे पास अब ये लाइसेंस है। तो अल्टीमेटली उस समय पुलिस क्या करेगी अगर ऐसा होता है तो वो जब्त उसका सबसे पहले है कि जैसे ही वो पता लगता है वो अपने लाइसेंस को जो है वहाँ थाने में जाके डिपॉजिट कराएगा, या अगर आर्मी से कोरिलेटेड है तो अपनी जो आर्मी की यूनिट है उनकी आर्मरी उसमें डिपॉजिट कराएगा, या फिर जो है डीएम के पास जो है अपनी एप्लीकेशन देगा उसमें कि ये लाइसेंस है और ये जमा करा दिया, उसको इंटीमेशन दे देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है वो अपने, अगर वो लेना चाहते हैं खुद लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो वो उनके नाम से वो वेपन दिया जा सकता है। खुद नहीं लेंगे, बेचना चाहते हैं तो उनका बेचने की परमिशंस भी जो है डीएम साहब दे देंगे या कमिश्नर जो एडिशनल सीपी दे देंगे, वो उसको बेचने का काम भी कर देंगे। तो ये एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है, इसमें बहुत ज़्यादा उसका नहीं है। और ये हमारी जो सिटीज़न सर्विस है, खासकर दिल्ली पुलिस की जो सिटीज़न सर्विस का हमारा है, जो हमारी वेबसाइट्स हैं लाइसेंसिंग ब्रांच की भी, जो दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग जो है NIC.in है, उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रोसीजर अवेलेबल है। आपको फॉर्म भी अवेलेबल हैं, आप जो उसमें जाके आप रिन्यूअल का भी सारा प्रोसीजर है। उसके बाद भी कोई सामने नहीं आता है, रिन्यू नहीं करवाता है, सबमिट भी नहीं करता है, आपके पास बात सामने आ जाती है, तो क्या दिल्ली पुलिस घर से जाकर के भी जब्त करती है हथियार? हाँ, अगर हमारे पास कोई कॉल आती है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पड़ोसी इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो जैसे वकील साहब ने थोड़ी देर पहले कहा, तो कॉन्शियस पोजीशन की ज़रूरत है। मतलब अगर उस आदमी को पता ही नहीं, ठीक है, ये वेपन है, लाइसेंस वेपन है, एक्सटेंड हो गया, वो उसने जो चीज़ था, जो प्रोसीजर था, वो उसने अडॉप्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं है कि हम उस पर ऊपर आर्म एक्ट का केस रजिस्टर करते हैं। वो अगर उसके पास कॉन्शियस पोजीशन नहीं है
तो वो जाके जैसे इंटीमेशन होता है और हमें पता लगता है वेपन है, उसको पता लगता है, हमें पता लगता है कि भाई ये जो है इसका लाइसेंस नहीं है, किसी दूसरे के नाम से था। अगर अनऑथराइज्ड वेपन है तो डेफिनेटली हम चाहे वो कॉन्शियस पोजीशन की बात बाद में आएगी, पहले तो उसके ऊपर केस रजिस्टर हो जाएगा और आगे तफ्तीश होगी। लेकिन क्योंकि लाइसेंस वेपन है, इसकी कंट्रावेंशंस हुई है रूल्स के अंदर, तो उसका जो रूल्स का एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। तो ऐसा मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की या बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। पर एक बार अगर आपके पास नॉलेज में अगर उसके बाद भी अगर आप उसको रख रहे हो तो हो सकता कन्फिस्केट करेंगे फिर डीएम, और वो आपके ऊपर भी एक्शंस हो सकता है। हाँ, अगर आपको बताने के बावजूद भी अगर आप उसमें नहीं आ रहे हैं तो। वीरेंद्र सर, जब हम बात करते हैं इसके लाइसेंसिंग के प्रोसेस की, आपका जो पॉइंट है वो भी मैं चाहूँगा आप इंक्लूड करें, लेकिन उससे एक साथ ये भी सवाल है, किन लोगों को लाइसेंस किस बुनियाद पर दिया जाता है हथियार का लाइसेंस हमारे देश में? ये बड़ा ये डिस्क्रिप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन की। आप हमारे डीएम साहब हैं, आप हमें बेकार आदमी समझते हैं, हम जिंदगी भर चक्कर काटेंगे, आपको नहीं मिलेगा। हम आपके ऑर्डर आप हमारा रिजेक्ट कर देंगे, हमारा लाइसेंस की एप्लीकेशन, फिर हम उसे चैलेंज करेंगे कि भाई हमें तो ज़रूरत थी, और अगर हम मरमुरा गए तो फिर उसके बाद तो खुदा गवाह देगा इस बात की। डिस्क्रिशन जो होती है, डिस्क्रिशन शुड बी जुडिशियस। डिस्क्रिशन, जब किसी आदमी के पास डिस्क्रिशन किसी चीज़ की जाती है, नागरिक के साथ भी है कि आपको जिम्मेवार व्यवहार करना है आपको, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए कि थ्रेट परसेप्शन कितना है हमारे पास, कैसे हमारे एक बात बोलूँगा, थ्रेट परसेप्शन और उसके बारे में रिपोर्ट क्या है, लोकल थाने की रिपोर्ट क्या है, वो भी एक कंसिडरेशन होती है उसके बीच में। प्लस मेरी कोई मैं अपने इलाके का मौजूद आदमी हूँ कि नहीं हूँ, या मैं 10 नंबरी और मैं कह रहा हूँ मुझे मेरे को अभी जान का खतरा है, मैं अपने 10 नंबरी अपने इलाके का हूँ, मैं कहता हूँ बाकी 10 नंबरियों से मुझे जान का खतरा है, तो वो एक सर्कमस्टांस होता है जिसे पुलिस वे करेगी थ्रेट परसेप्शन को एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जो अथॉरिटीज होंगी उसको वेटेज देंगी उस बात को कि वाकई में बोनाफाइडली, जेन्युइनली, ईमानदारी से डिजर्व करता हूँ लाइसेंस लेना कि नहीं। ये एक इशू। यहाँ जान के खतरे की बात हुई कि जान का खतरा है इसलिए वो लाइसेंस चाहते हैं। ये दूसरी बात, मेरी कुछ हैसियत भी तो होनी चाहिए। मेरे को कोई हथियार नहीं मिल रहा था, मैंने फायर आर्म की बात हो रही है जी, हथियार नहीं मिल रहा था, मैंने एप्लीकेशन दे दी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हुए डीएम साहब स्टेट्स में होते हैं और दिल्ली शहर के अंदर कमिश्नरेट वो उसको एक्सरसाइज करती है। हाँ, जो उस कानून से मुताल्लिक महकमा है। मतलब क्लैरिफाई कर रहा था इस चीज को मैं। हम मांगते रह गए, अगलों ने हमें उड़ा दिया। तो वो अब ये इसका भी सवाल कभी उठेगा और उठता भी है। तीसरी बात, हमारे पास हमने मांगा, हमने कहीं से सिफारिश चली गई हमारी, राइटली या रॉन्गली, मैं किसी की मेरिट पे किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं जी, किसी भी तरह से हमें मिल गया और अगले दिन हमने बैंक लूट लिया और फिर गायब हो गए। ढूंढिए फिर हमें आप। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुसीबत कि आपने दिया क्यों था ऐसे आदमी को, पुलिस के लिए अलग मुसीबत कि हथियार जो था तो मॉनिटर नहीं कर सके और एक हादसा हो गया। बदनामी तो पुलिस की भी हुई ना, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। तो ये दोनों फेसेट्स हैं जिनका बैलेंसिंग होता है। इसलिए किसी आदमी की जब थ्रेट परसेप्शन का एनालिसिस किया जाता है तो देखा जाता है कि उसकी इतनी हैसियत भी है कि उसे लूटा जा सके। या ऐसी भी सर कुछ हमारे राजेंद्र सर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस इसमें यही है कि कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो भी लाइसेंस देने की ना, थ्रेट परसेप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। जान का खतरा सबसे हाँ, लेकिन इसमें जो एज पर लॉ है हमारा, उसमें 3-4 चीज़ें ज़रूर याद हम रखते हैं। जजमेंट भी हैं कुछ जो है। पहले तो 21 साल से कम का जो है आदमी, उसको लाइसेंस मिलने नहीं का दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व रहा है या मॉरल टर्पिट्यूड में उसका है इन्वॉल्वमेंट और वो सज़ा के बाद, जेल से छूटने के बाद आया, तो ट्रैक रिकॉर्ड उसका पहले से ही, हाँ, तो 5 साल तक उसको जो है वो लाइसेंस जो है हम नहीं देते, या 751 में बंद हो जाते हैं, या 109 या 110 की प्रोसीडिंग्स होती है हमारी, जो प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स है पुलिस की। अगर उसमें बाउंड डाउन किया जाता है उसको, उसके बॉन्ड भरा हुआ है, तो उस बॉन्ड के टाइम पे उसको नहीं दिया जा सकता।
या कोई मेंटली अपसेट है या अनसाउंड माइंड है तो उसको सेल नहीं किया जा सकता। इस टाइप के प्रोविजंस लॉ में हैं कि इन आदमियों को अवॉइड किया जा सकता है। पर बेसिकली जैसे साहब ने कहा कि भाई ये एक असेसमेंट है उसका डीएम साहब का, एक जो अपनी कॉम्पिटेंट जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसका है कि क्या अगर हम ज़्यादा भी वेपन दे देंगे तो अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर जैसे हम देख रहे हैं, जैसे अमेरिका में है वहाँ हर आदमी के पास और डेली कहीं ना कहीं वेपन्स जो है वो यूज़ होते रहते हैं और उसका बेजा इस्तेमाल है। अगर हम खुल के दे देंगे तब दिक्कत है, अगर हम बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हो सकता है किसी की लाइफ जो है वो थ्रेट है। कई बार क्या होता है कि पैटी ऑफेंसेस पे आदमी वो लगा देता है, एक पड़ोसी है उसको पता लगा ये माइनर से केस में इन्वॉल्व हो गया तो माइनर से केस में उसमें कंप्लेंट लगा दी, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दो। तो ऐसा नहीं है। क्या इस तरह के केसेस आते हैं आपके आते हैं हमारे पास, बहुत छोटे भी? छोटे केसेज है जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कंप्लेंट करते हैं जिसका लाइसेंस जो है सीज कराओ, ये लाइसेंस है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी ने पूरा एनालिसिस करके लाइसेंस दिया है, एक 30 दिन के अंदर जो रिपोर्ट मांगते हैं एसएचओ से उसका एंटीसीडेंट्स की वेरिफिकेशन रिपोर्ट गई है, उसके बाद फिर जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसको लाइसेंस दिया। तो बहुत ही पैटी ऑफेंसेस पे ऐसा नहीं है कि पैटी ऑफेंसेस पे एक मैकेनिकल वे में उसको रिजेक्ट कर दें जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, तो ऐसा नहीं है। पर ये ज़रूर है कि अभी दिल्ली पुलिस जो है और प्रोविजंस इतने हैं हमारे कि किसी भी टाइम जो है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो रिवोक कर सकती है अगर उसको लगता है कि ये लाइसेंस का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा या इस एरिया में लाइसेंस का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा या एरिया ये डिस्टर्ब है, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो वो सारी की सारी जैसे पहले बताया था कि भाई यहाँ का लाइसेंस है लेकिन वहाँ मंगोलपुरी में या गोकुलपुरी में कुछ दंगा हो रहा है, डिस्टर्ब एरिया हो गया, तो उसमें जितने भी लाइसेंस है फिर सीज करने की पावर है। तो अल्टीमेटली पावर जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास है, जब उसको लगता है कि लाइसेंस मैंने बिल्कुल सही दिए हैं लेकिन इस टाइम जो है ये लाइसेंस वापस लेने चाहिए, चाहे इलेक्शन का टाइम है चाहे कभी भी, तो उनके पास पूरी पावर है, उन सभी को जो है रिवोक भी कर सकते हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती करता नहीं देता तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर देते हैं और बाकी को जमा भी करा देते हैं। दिल्ली पुलिस का आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है और इस कानून के ताल्लुक से एक बात ये भी सामने ज़्यादा आती है कि इसका मिसयूज़ बहुत होता है। कहाँ कहाँ वो मिसयूज़ होता है, किस तरह से, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमारे वीरेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, उसके बाद उस मिसयूज़ से बचने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं वीरेंद्र सर से जानूंगा। देखो अब ठीक है, ये परसेप्शन है और मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम पोजेशंस के ऊपर केसेस देते हैं, चाहे फायर आर्म है चाहे आर्म्स है। अगर उस कैटेगरी को कवर करते हैं तो अगर किसी आदमी के पोजेशन में कोई चीज़ मिल रही है, खासकर आजकल देखोगे हर अगर आप एडजॉइनिंग स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पता लगेगा आपको कट्टों की फैक्ट्री है, रोज़ लेके आते हैं, हमारे यहाँ 20-20, 25-25, 100-100, 50-50 आर्म्स रिकवर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आदमी मतलब वेपन्स जो हैं वो सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं और सर्कुलेशन में है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी आदमी के पोजीशन में होंगे भी, मिलेंगे भी। तो ये बात फैक्ट है कि जो आर्म, फायर आर्म, खासकर फायर आर्म जहाँ भी मिलते हैं वो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कोई हम पोजीशन पे केस देते हैं और अल्टीमेटली हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं हो पाती क्योंकि पोजीशन को प्रूव करना थोड़ा सा, कई बार पब्लिक विटनेस नहीं होते। क्रिमिनल्स के साथ जो है इस ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा पब्लिक विटनेस नहीं होते, तो उन्हीं की हमारी ही स्टेटमेंट रिलाई नहीं करता कोई, तो इस वजह से पनिशमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो ये परसेप्शन बन जाती है कि किसी में पनिशमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये सारे जितने भी केसेस दिए गए थे ये गलत थे, झूठे थे। तो मैं इसमें तो यही कह पाऊंगा। मैं वीरेंद्र जी से ज़रूर इसके ऊपर रिमार्क्स लेना चाहूँगा। वीरेंद्र जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं इस ताल्लुक से। सर क्या किया जाए, मिसयूज़ किस तरह का है और कैसे उससे बचा जाए? नहीं देखिए, फंडामेंटल क्वेश्चन है। मैं मिसयूज़ पे भी आऊँगा, लेकिन एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। भैया ये हथियारों के जखीरे के जिक्र कर रहे थे कि हथियारों के जखीरे रोज मिल रहे हैं, कभी 60 मिल रही है, कभी 100 मिल रही हैं। वो लोकली जब बन रहा है, लोगों ने घरों में फैक्ट्री बना रही, लगा रखी है घरों में। इनकी चिंता बड़ी वाजिब है क्योंकि ये कानून के दायरे में काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी है इनकी। हाँ, जिम्मेदारी इन्होंने मेंटेन करना है। अब मैं जरूर रिमार्क्स लूंगा सर से, राजेंद्र सर से। यस सर, वक्त हमारे पास कम है। जरूर सिंह साहब ने अपनी जो भावनाएं हैं वो जरूर व्यक्त की हैं और वकील हैं क्योंकि वहाँ देखते रहते हैं कोर्ट में, इनके पास ऐसे केसेस आते हैं तो एक स्टेट के प्रति एक इस टाइप की एक परसेप्शन ज़रूर बिल्टअप हो जाता है। लेकिन मैं एक दो चीज़ इसमें ज़रूर डालना चाहूँगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि एक रियलिटी हमारे दर्शक को भी पता हो। पहली तो चीज़ है कि डेटरेंस जो है वन पार्ट ऑफ द सिस्टम है। डेटरेंस जो है आप बड़ी सज़ा बना के, बड़ा पुलिस एक्शन करके कुछ लिमिट तक चीज़ों को रोक सकते हो। कम्प्लीटली रूल आउट करना सोसाइटी में बड़ा मुश्किल काम है।
दूसरा, पुलिस अकेली संस्था नहीं है जिसका काम ये है कि वो सब कुछ कंट्रोल करे। एक पूरी की पूरा सिस्टम है, जुडिशरी भी उसमें है, पुलिस भी है उसमें, प्रोसिक्यूशंस भी है उसमें, और हमारी पब्लिक भी है उसमें, स्कूल्स भी हैं उसमें जो फंडामेंटली उसको लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस कंट्री में भी, जैसे अमेरिका जैसे है ना, एडवांस कंट्री में भी वायलेंट एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेट फेलियर है, पर ये फैक्ट है कि भाई जब क्राइम हो रहा है अल्टीमेटली प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है पुलिस फोर्सेस की आती है। अब क्या है कि पुलिस का जो रेट है, हमारा डिटेक्शंस का रेट है या पकड़ने का रेट है, वो हर साल दर बढ़ता जाता है। लेकिन क्योंकि सिस्टम मेटीरियलिस्टिक सोसाइटी होगी, लड़ाई झगड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा, अब वो जो जितनी पीसफुल सोसाइटी थी इतनी पीसफुल नहीं है, अब डिस्टर्ब्ड है आदमी। तो इस वजह से क्या है कि वो बहुत ही इजी जो रास्ता है तो उसको अपनाता है, कि वो ठीक तय करता है कि यार मैं अब कमा के जाऊंगा, पढ़ूंगा, कमाऊंगा, जब करूंगा जाके मैं स्ट्रीट क्राइम करने लग जाता हूँ, ये 1 मिनट में वो स्नैचिंग कर लेता है, ये है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक पुलिस ऐसी संस्था है जिसको कि क्वेश्चन मार्क, जिसको कि कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, तो ये थोड़ा सा चीज़ें जो हैं गलत परसेप्शन से बन जाती हैं। रही बात ये है कि जो आज की डेट में जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो वेपन्स हैं या जो भी बनने की जो चीज़ें हैं, उसमें इस एक्ट के अंदर भी प्रोविज़न किया गया है कि अब जो है उनका पनिशमेंट जो है वो बढ़ा दिया गया। मैंने बताया ना, ट्रैफिकिंग जो या जिसके ऊपर है वो उसी की वजह से आया है कि उनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा आदमी, उसके पोजीशन में ही है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा उसमें पनिशमेंट था ही नहीं पहले। अब जो है ट्रैफिकिंग अगर आप करके आ रहे हो और आपके पास वेपन्स मिल रहा है तो आपका जो है सारी की सारी जो उसमें सेक्शंस लग के उसका ऑफेंस जो है वो बढ़ा हुआ है, उसका पनिशमेंट बढ़ा दिया गया है। तो अल्टीमेटली यही एक प्रिवेंटिव हम ये चाहते हैं कि भाई इसका कोई फ़ायदा जो है वो आम आदमी को मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, जैसे इन्होंने कहा सबको ओपन कर दें, अब ये तो सभी चीज़ों के लिए, अब जैसे हमने निर्भया जैसा केस किया था, भाई फांसी तो अवेलेबल है ना हिंदुस्तान में, क्राइम तो फिर भी कंटिन्यूसली सोसाइटी में हो ही रहा है। हाँ, तो ये है कि रेगुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे एक्साइज में है या आर्म्स में, किसी में भी है, वो रेगुलेशन का ही एक्ट है, और इसीलिए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, इसी में ये जो कमियां हैं, ताकि जो समाज की जरूरत है उसको देखते हुए उसमें और चीजें एग्जैक्टली जो कमियां हैं वो बदल रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो 2019 का जो अमेंडमेंट है उसमें जो चेंजेस कमियां थी वो सारी की सारी इसमें पूरी हो रही, तो इसका इम्पैक्ट जो है अब आने वाले टाइम में शायद अच्छा रहेगा। और आपके मतलब अगर पुलिस की निगाह से देखें तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये सोसाइटी के लिए काफी हद तक बेहतर है, अमन व अमान कायम रखने के लिए। आज की इस पेशकश को फिलहाल हमें यही मुकम्मल करना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, मैं जानता हूँ आप अधिवक्ता हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे पास हम भी बंधे हुए हैं वक्त और टाइम से, तो हमें इस प्रोग्राम को, आज की इस पेशकश को यही मुकम्मल करना होगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप दोनों के। उम्मीद है आज की इस पेशकश से हमारे नाजरीन ने भी एक सैर हासिल गुफ्तगू की होगी, इस कानून से मुताल्लिक बारीकियों को समझा होगा। आप आज के इस प्रोग्राम के मुताल्लिक अपनी राय और मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है apnaMulk@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।